अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अवैस अनवर है और हम पास्ट पेपर्स डिस्कस कर रहे हैं। ये हमारे पास 2013 का पेपर है, बायोलॉजी सेक्शन। तो क्वेश्चंस देखते हैं। द डायग्राम शोज अ सिंप्लीफाइड नाइट्रोजन साइकिल। ये जो इन्होंने डायग्राम दी हुई है ये बेसिकली नाइट्रोजन साइकिल की है। इसमें इन्होंने कुछ लेबल्स दिए हुए हैं P, Q, R और S, और इन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ है कि विच रो शोज द करेक्ट लेबल्स फॉर P, Q, R एंड S। यानी ये जो लेबल्स हैं ये शो कर रहे हैं कि यहाँ पर कोई ना कोई प्रोसेस हो रहा है, और यहाँ पर आपको ये सारे प्रोसेसेस नज़र आ रहे हैं। ये पूरी रॉ जो है आपने एक सेलेक्ट करनी है जो इन चारों को करेक्टली लेबल करे। तो हम देखते हैं हो क्या रहा है यहाँ पर, उसके बाद हम अपने आंसर की तरफ जाएंगे। देखिए भाई, एटमॉस्फेयर के अंदर जो है वो नाइट्रोजन मौजूद होती है N2 गैस की फॉर्म में, ठीक है। कुछ बैक्टीरिया के पास ये एबिलिटी होती है कि वो इस N2 को कन्वर्ट कर देते हैं NO3 के अंदर। वो NO3 कहलाता है नाइट्रेट, NO3। अच्छा, अब दो तरीक़ों से ये काम होता है। या तो ये काम एटमॉस्फेयर के अंदर होगा, तो एटमॉस्फेयर के अंदर अमोनिया को भी कन्वर्ट किया जाता है नाइट्रेट के अंदर। ये स्टेप कहलाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन, या ये बैक्टीरिया कहलाते हैं नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। तो एक तो नाइट्रोजन फिक्सेशन यहाँ हो रही है जो कि बिल्कुल बाहर हो रही है एटमॉस्फेयर के अंदर, और एक नाइट्रोजन फिक्सेशन यहाँ पर हो रही है। ये जो हमारे पास लेग्यूम लिखा हुआ है ये बेसिकली प्लांट्स होते हैं जिनकी रूट्स के अंदर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। तो ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रोजन के कंपाउंड्स में, जिन्हें प्लांट्स इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, ये जो प्लांट है इसे खाता है एनिमल, तो वो एनिमल कहलाता है प्राइमरी कंज्यूमर। जैसे घास खाने वाले जितने भी एनिमल्स हैं वो प्राइमरी कंज्यूमर हैं। तो ये प्रोटीन्स या ये नाइट्रोजन उनके अंदर चली जाती है। अच्छा, अब चाहे प्लांट की डेथ हो चाहे एनिमल की डेथ हो, इन दोनों को ब्रेक डाउन करने के लिए एनवायरनमेंट के अंदर डिकम्पोजर्स होते हैं जो बैक्टीरिया और फंजाई होते हैं। तो वो जब प्लांट्स और बैक्टीरिया की बॉडी को तोड़ते हैं तो उससे रिलीज होता है अमोनिया। ये जो प्रोसेस है जो R पर हो रहा है या S पर हो रहा है, ये बेसिकली डिकम्पोजिशन होती है जो बैक्टीरिया करते हैं और फंजाई करते हैं, और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डेड ऑर्गेनिज्म के ऊपर फीड करते हैं वो कहलाते हैं सैप्रोट्रॉफिक। तो यहाँ तक हमें कुछ समझ आ गया। एक ये वाला स्टेप रह गया है। देखें, अगर नाइट्रोजन कन्वर्ट हो नाइट्रेट के अंदर तो हम इसे कहते हैं नाइट्रिफिकेशन, यानी नाइट्रेट के कंपाउंड्स का बनना कहलाता है नाइट्रिफिकेशन। लेकिन यहाँ पर उल्टा काम हो रहा है, नाइट्रेट जो है वो कन्वर्ट हो रहा है नाइट्रोजन के अंदर। ये स्टेप कहलाता है डीनाइट्रिफिकेशन। तो अगर आपको पूरी डायग्राम के अंदर सिर्फ ये वाला एक स्टेप पता है तो आप आंसर तक आसानी से पहुंच सकते हैं, क्योंकि सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि जिसके अंदर P जो है उस पर डीनाइट्रिफिकेशन दिया हुआ है बाय एनारोबिक बैक्टीरिया। तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। बाकी देख लेते हैं Q के ऊपर क्या हो रहा है। मैंने बताया कि बैक्टीरिया जो है वो नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, तो यहाँ पर लिखा है नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, बिल्कुल सही है। R के ऊपर क्या हो रहा है, तो R के ऊपर डिके हो रहा है। प्लांट के टिश्यूज जो हैं उनको तोड़ा जा रहा है। कौन से ऑर्गेनिज्म तोड़ रहे हैं, यहाँ पर इन्होंने सैप्रोट्रॉफिक फंजाई लिखा हुआ है, लेकिन ज़रूरी नहीं है फंजाई करे, बैक्टीरिया भी ये काम कर सकता है। इन्होंने फंजाई क्यों मेंशन किया है, उसका रीज़न ये है कि ज़्यादातर बैक्टीरिया सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। तो फंजाई की इंपॉर्टेंस यही है कि बैक्टीरिया के होने के बावजूद फंजाई लाजमी है, क्योंकि फंजाई जो है ये प्लांट्स की डिकम्पोजिशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लास्ट S के ऊपर क्या हो रहा है, S के ऊपर हो रही है अमोनिफिकेशन। अमोनिफिकेशन का मतलब अमोनिया का बनना, अमोनिया का प्रोड्यूस होना। तो ये जो हमारे पास एनिमल्स जो हैं उनकी बॉडी डिकम्पोज हो रही है तो अमोनिया प्रोड्यूस हो रहा है। ये हमारे पास चैप्टर नंबर 9 बायोटेक्नोलॉजी सेकेंड ईयर की बुक से क्वेश्चन है। इन द कमर्शियल मैन्युफैक्चर ऑफ इंसुलिन अ ह्यूमन जीन इज इंसर्टेड इनटू विच ऑफ द फॉलोइंग। देखें, अगर आपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का टॉपिक पढ़ा हो तो बहुत आसान है इसका आंसर करना। जब भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना होता है, अब ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या होता है, तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए ऐसा डीएनए होता है कि जिसके अंदर दो सोर्सेस से डीएनए मिलाया गया हो। तो यहाँ पर अगर आप गौर करें तो ये एक डीएनए है और ये दूसरा डीएनए है। ये बेसिकली बैक्टीरिया का प्लाज्मिड है। तो पहले प्लाज्मिड लिया, उसमें गैप बनाया, किसकी मदद से, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से। फिर इंसान का डीएनए ले लिया, उसमें से ये जीन निकाल ली, डीएनए का एक टुकड़ा। सपोज कर लें कि ये इंसुलिन बनाने वाला डीएनए हमने निकाल लिया। अब इन दोनों को जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए एक अदद एंजाइम होता है जिसका नाम होता है लाइगेस। यहाँ पे लाइगेट लिखा है, ये लाइगेस होता है जो जोड़ने का काम करता है। तो ये जो आपको डीएनए नज़र आ रहा है ये बेसिकली कहलाता है rDNA, यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए, बिकॉज इसके अंदर दो सोर्सेस का डीएनए कंबाइन हो चुका है। अब इसको लगाया जाता है किसी ना किसी होस्ट के अंदर। तो हमने
प्लाज्मिड जो है ये बैक्टीरिया से निकाला था, तो हम दोबारा डालेंगे इसे बैक्टीरिया के अंदर। फिर जब ये एक बैक्टीरिया मल्टीप्लाई होगा तो इससे मल्टीपल बैक्टीरिया बनेंगे और हर एक में हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए मौजूद होगा। खैर, ये तो हो गया पूरा प्रोसेस। सवाल इन्होंने ये पूछा है कि आपने जो इंसान से ये इंसुलिन बनाने वाला डीएनए निकाला था, ये लगाया किस में था? तो आपने लगाया था इस स्ट्रक्चर के अंदर जिसका नाम है प्लाज्मिड, ठीक है। और ये प्लाज्मिड आपने किससे लिया था? बैक्टीरिया से। तो बेसिकली यहाँ पर जो ऑप्शन बनता है वो बनता है सी, कि डीएनए ऑफ बैक्टीरियम। अच्छा, ये जो डीएनए ऑफ बैक्टीरियम लिखा है ये बिल्कुल सही नहीं है आंसर। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये कि बैक्टीरिया के पास डीएनए अलग होता है और प्लाज्मिड अलग होता है। तो अगर सपोज कर लें कि इसके अंदर एक पांचवा ऑप्शन में ऐड कर दूं कि प्लाज्मिड ऑफ बैक्टीरियम, तो अब ये जो सी आंसर हमने लगाया ना, ये गलत हो जाएगा। करेक्ट आंसर बनेगा ई, क्योंकि आपने डीएनए प्लाज्मिड के अंदर लगाया है, डीएनए बैक्टीरिया के डीएनए के अंदर नहीं लगाया। अच्छा, बाकी ऑप्शंस क्यों सही नहीं है? ह्यूमन सेल के अंदर नहीं लगाएंगे बिकॉज हमने निकाला ह्यूमन सेल से है डीएनए, तो दोबारा ह्यूमन सेल के अंदर नहीं लगाएंगे। प्रोटीन मॉलिक्यूल इन द यीस्ट सेल, देखिए यीस्ट सेल को इस्तेमाल किया जाता है, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर यीस्ट को इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन यीस्ट सेल के प्रोटीन के अंदर नहीं शामिल किया जाता। यीस्ट के पास भी, कुछ यीस्ट के पास भी प्लाज्मिड होता है, तो अगर यहाँ पर प्लाज्मिड लिखा होता है यीस्ट का तो वो करेक्ट ऑप्शन बन सकता था। डीएनए ऑफ बैक्टीरिया मैंने बताया यहाँ पर सही ऑप्शन है, लेकिन इससे ज़्यादा सही ऑप्शन होता है कि प्लाज्मिड। लास्ट दिया हुआ है न्यूक्लिक एसिड ऑफ न्यूक्लिक एसिड इन अ वायरस, तो वायरस को भी इस्तेमाल किया जाता है। एक वायरस जो है हमारे पास बैक्टीरियोफेज, उसे भी इस्तेमाल किया जाता है और उसके डीएनए के अंदर दूसरा डीएनए ऐड किया जाता है। बट मेनली कॉमनली जो ये काम किया जाता है वो बैक्टीरिया के साथ किया जाता है। आपकी बुक के अंदर भी जो प्रोसेस दिया हुआ है उसके अंदर बैक्टीरिया को इस्तेमाल किया गया है। ये क्वेश्चन चैप्टर नंबर 14 फर्स्ट ईयर बायोलॉजी से है, ट्रांसपोर्ट वाले चैप्टर से। ये डायग्राम एज इट इज़ बुक के अंदर बनी हुई है। द डायग्राम शोज अ मॉडल टू डिमॉन्स्ट्रेट द मास फ्लो हाइपोथेसिस ऑफ ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन बेसिकली वो प्रोसेस है जो एक्सप्लेन करता है कि प्लांट्स जो फूड मैन्युफैक्चर करते हैं वो कैसे एक पार्ट से दूसरे पार्ट के अंदर मूव करती है। अच्छा, अब इस डायग्राम के अंदर इन्होंने 4 एरियाज़ को लेबल किया हुआ है। एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एक्स, तो ये बीच वाला पाइप जो कि इन्हें कनेक्ट कर रहा है, इसे इन्होंने एक्स का नाम दिया हुआ है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है वाई। वाई के ऊपर इन्होंने लिखा हुआ है कॉन्सेंट्रेटेड सुक्रोज सोल्यूशन, यानी इस पार्ट के अंदर सुक्रोज सोल्यूशन बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर मौजूद है। जेड अगर देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है डाइल्यूट सुक्रोज सोल्यूशन। और डब्ल्यू जो है हमारे पास, ये वो पाइप है जो इन्हें ऊपर से कनेक्ट कर रहा है। अब हमने हमारे पास यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ है, इन अ प्लांट what are these structures W, X, Y and Z and what is the direction of flow of solution along W। तो बहुत आसान सा सवाल इन्होंने ये पूछा है कि भाई ये जो W, X, Y, Z है प्लांट्स के अंदर, अगर मैंने लेबल करना चाहूँ तो किन पार्ट्स को, किसको W कहूँगा, किसको X, किसको Y, किसको Z कहूँगा। और दूसरी बात, अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये दोनों आपस में कनेक्टेड हैं तो मूवमेंट कहीं ना कहीं होगी, तो इस W, इस पाइप के थ्रू जो मूवमेंट हो रही है उसकी डायरेक्शन बता दें। तो इसे समझने से पहले आप ज़रा इस चीज़ को समझें। ये हमारे पास फ्लोएम है। फ्लोएम वो पाइप होता है प्लांट के अंदर जिसके थ्रू फूड मूव करती है। और ये जाइलम है। जाइलम वो पाइप होता है जिसके अंदर पानी जाता है, ठीक है। होता क्या है, हमारे पास जब भी प्लांट्स के ऊपर सनलाइट पड़ती है दिन के वक्त, तो वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो ये वो लीफ का सेल है जो फोटोसिंथेसिस करेगा। देखिए, जो फूड की मूवमेंट होती है ना, वो होती है 2 पॉइंट्स के दरमियान, ठीक है। एक पॉइंट को हम कहते हैं सोर्स और दूसरे पॉइंट को हम कहते हैं सिंक। सोर्स क्या है? हर वो पार्ट सोर्स है जो या तो फूड बना रहा है या जहाँ पर फूड बहुत ज़्यादा अमाउंट में स्टोर्ड है, तो वो सोर्स है। और सिंक क्या है? जहाँ पर फूड नहीं है। तो मूवमेंट जाहिर सी बात है वहाँ से होगी जहाँ फूड है, तो उसे हम कहते हैं सोर्स, और जहाँ पर फूड नहीं है, जहाँ पर फूड जा रही है, उसे हम कहते हैं सिंक। तो ये मूवमेंट कहलाती है सोर्स टू सिंक मूवमेंट। अच्छा, नॉर्मली अगर हम देखें तो लीफ वो पार्ट होता है कि जहाँ पर फोटोसिंथेसिस होता है, तो लीफ जो है ये बेसिकली आपका सोर्स है। ये जो रेड कलर के मॉलिक्यूल हैं, बेसिकली होता क्या है, प्लांट बनाते हैं ग्लूकोज, फिर इस ग्लूकोज में से कुछ ग्लूकोज को कन्वर्ट करते हैं ये फ्रक्टोज के अंदर और इन दोनों को मिला देते हैं। जब इन दोनों को मिला देते हैं तो जो मॉलिक्यूल बनता है वो कहलाता है सुक्रोज। तो ये हमारे पास सुक्रोज के मॉलिक्यूल हैं। जब सुक्रोज के मॉलिक्यूल बन जाते हैं तो फिर इन्हें डाल दिया जाता है फ्लोएम के अंदर। अच्छा, अब इससे होता क्या है, देखिए एक रूल याद रखें कि जो भी सॉल्यूट होता है ना, वो अट्रैक्ट करता है वाटर को। सॉल्यूट अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है वाटर को।
तो जब फ्लोएम के अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में सॉल्यूट आ जाता है, सॉल्यूट क्या है भाई, सुक्रोज, जब सुक्रोज आ जाता है तो ये बराबर से जो पानी जा रहा है ये अट्रैक्ट होने लगता है और ये जाइलम से मूव करके आ जाता है फ्लोएम के अंदर। तो बेसिकली यहाँ पर बन जाता है एक तरह का सोल्यूशन। इस पानी के अंदर आने की वजह से जो प्रेशर जनरेट होता है उसकी वजह से ये सोल्यूशन मूव करना शुरू करता है सिंक की तरफ। जब ये सिंक पर पहुँचता है तो फ्लोएम में से फूड जो है वो निकाल ली जाती है, सुक्रोज निकाल लिया जाता है। जब सुक्रोज निकाल लिया जाता है तो यहाँ पर सॉल्यूट कम हो जाता है। जब सॉल्यूट कम हो गया तो अट्रैक्ट करने के लिए बचा ही नहीं कुछ, तो ये पानी जो है ये वापस चला जाता है जाइलम के अंदर। तो दिस इज़ हाउ सोर्स से सिंक की तरफ मूवमेंट होती है। मैंने बहुत ब्रीफली एक्सप्लेन किया है। अब मैं समझाता हूँ इस क्वेश्चन के अंदर हो क्या रहा है। अब देखिए ये जो कॉन्सेंट्रेटेड सुक्रोज सोल्यूशन है, यानी इस पार्ट के अंदर सुक्रोज बहुत ज़्यादा है। अब ये कौन सा एरिया होगा, बेसिकली वो एरिया होगा जो सोर्स होगा। सोर्स क्या होता है प्लांट के अंदर, तो सोर्स होते हैं लीव्स, ठीक है। तो हमें यहाँ से पता लग गया कि जो वाई है वो लीव्स हैं। तो हम देखते हैं कि लीव्स जो है वो उसमें वाई कहाँ लिखा हुआ है। तो दो ऑप्शन है जिनमें वाई लिखा है, तो इनमें से कोई एक हमारा आंसर होगा, बाकी दो को हमने रूल आउट कर दिया। अच्छा अब देखें जो फूड है वो मूव किसके थ्रू करती है, जो फूड है वो मूव करती है फ्लोएम के जरिए। ये देखें सोर्स से फूड ने मूव करना है सिंक की तरफ और किसके जरिए करती है, फ्लोएम के जरिए। तो बेसिक तो सोर्स और सिंक को कनेक्ट करवाने वाला जो पाइप है वो ये है। यहाँ से देखें इस एरिया से इस एरिया तक जो है ये पाइप जो है ये बेसिकली आपका फ्लोएम होना चाहिए। तो W जो है इस कंडीशन के अंदर फ्लोएम होना चाहिए। तो हम देखते हैं फ्लोएम को W कहाँ कहा गया है, तो ये वाला ऑप्शन है कि जिसमें फ्लोएम को W कहा गया है, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए। इसके अंदर फ्लोएम को X कहा गया है, तो ये हमारा आंसर नहीं है। अच्छा अब बाकी भी देख लेते हैं। अगर ये वाला एरिया लीव्स है कि जहाँ से फूड मूव कर रही है, तो ये वाला एरिया बेसिकली सिंक है। अब सिंक कुछ भी हो सकता है, तो इन्होंने यहाँ पर सिंक को कहा है रूट्स। तो ये एरिया Z जो है हमारे पास ये रूट्स हैं, Z जो है हमारे पास ये रूट्स हैं। तो ये X क्या है, तो मैंने आपको बताया था कि जब फूड जो है वो फ्लोएम के अंदर आता है, सुक्रोज के मॉलिक्यूल फ्लोएम के अंदर आते हैं, तो बराबर से जो पाइप जा रहा होता है उससे वाटर आता है। तो ये जो पाइप है बेसिकली ये जाइलम है। तो ये जो X है ये शो कर रहा है जाइलम को। तो हमने ये तो पता लगा लिया क्या चीज़ किसको शो कर रही है। अब हमने ये देखना है कि मूवमेंट कहाँ से कहाँ होगी। देखिए जब आपने मालूम कर लिया ना कि जहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड सुक्रोज है वो लीव्स है और जहाँ पर डाइल्यूट सुक्रोज है वो रूट है, तो आपको पता है ये सोर्स है और ये सिंक है। तो मूवमेंट होती है सोर्स से सिंक की तरफ, यानी मूवमेंट होगी Y से Z की तरफ, और इसमें एग्जैक्टली लिखा हुआ है कि मूवमेंट हो रही है Y से Z की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Many scientists believe that one of the following is or are evolutionary origins of animals, plants and fungi। ये बहुत आसान सा सवाल है। इन्होंने पूछा है कि भाई जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं और फंजाई हैं वो किसी एक ग्रुप से और इवॉल्व हुए हैं। साइंटिस्ट का ये ख्याल है कि वो किसी एक ग्रुप से इवॉल्व हुए हैं। इनमें से बता दें वो कौन सा ग्रुप है। देखें बैक्टीरिया के बारे में आप जानते हैं कि बैक्टीरिया बहुत माइन्यूट होते हैं, ये बहुत छोटे होते हैं, प्रोकैरियोट्स होते हैं, और ये यूकैरियोट से डिफरेंट है, यानी प्लांट्स, बैक्टीरिया, फंगस इन सब से बहुत डिफरेंट है। तो बहुत मुश्किल है कि डायरेक्टली इनसे इतने कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हुए हों। एल्गी की अगर हम बात करें तो एल्गी एक ऐसा ग्रुप होता है ऑर्गेनिज्म का जो प्लांट्स की तरह के होते हैं। क्यों प्लांट्स की तरह के हैं? क्योंकि ये ग्रीन होते हैं, इनके पास क्लोरोफिल होता है, ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, ये अपनी फूड स्टोर करते हैं स्टार्च की फॉर्म में। इनके सेल के अंदर सेलुलोज की सेल वॉल भी होती है। तो जब इसमें इतनी सिमिलैरिटीज़ है प्लांट्स की, तो इनसे सिर्फ प्लांट्स बन सकते हैं, ठीक है, इनसे फंजाई और एनिमल्स नहीं बन सकते। तो ये दोनों तो हमारे आंसर्स नहीं हैं। सिमिलरली अगर आप प्रोटोजोआ को देखें, प्रोटोजोआ वो होते हैं जो एनिमल लाइक होते हैं। आपने अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना का नाम सुना होगा, ये प्रोटोजोअन्स कहलाते हैं। इनमें एनिमल लाइक फीचर हैं क्योंकि ये मोटाइल होते हैं, ये अपना खाना खुद नहीं बनाते, तो इनसे सिर्फ और सिर्फ क्या बन सकते हैं? इनसे एनिमल्स बन सकते हैं। वो कौन सा ग्रुप है कि जिससे तीनों बन सकें? तो वो बेसिकली एक पूरा किंगडम है जिसका नाम है किंगडम प्रोटिस्टा, या इन्हें हम कहते हैं किंगडम प्रोटॉक्टिस्टा। इनकी इस किंगडम के अंदर डिफरेंट तरह के ऑर्गेनिज्म आते हैं, प्लांट लाइक भी, फंजाई लाइक भी और एनिमल लाइक भी। तो साइंटिस्ट का ख्याल ये है कि यही वो ग्रुप है कि जिससे आगे जाकर प्लांट्स, एनिमल्स और फंगस इवॉल्व हुए हैं। ये क्वेश्चन देख लेते हैं। इन द ह्यूमन बॉडी ब्लड सर्कुलेटिंग फ्रॉम द गट टू द हार्ट पासिस थ्रू दिस। देखिए ये बहुत आसान सा सवाल है। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हमें पता है कि ओरल कैविटी से बात स्टार्ट होती है और एनस तक जाती है। इस पूरे रास्ते के अंदर जो खाना है वो डाइजेस्ट होता है।
डाइजेस्ट होने के बाद खाना एब्जॉर्ब होता है। देखिए डाइजेशन कंप्लीट हो जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर और वहीं पर एब्जॉर्प्शन हो जाती है। तो अब खाना जो है वो आ गया है ब्लड के अंदर। अब यहाँ से ब्लड जो है इसने जाना है हार्ट की तरफ, लेकिन ये ब्लड डायरेक्टली हार्ट की तरफ नहीं जाता। बीच में एक चेक पॉइंट आता है कि जहाँ से ये पूरा ब्लड गुजरता है और ज़्यादातर आपके जो फूड मॉलिक्यूल हैं वो वहाँ पर जमा हो जाते हैं। वो ऑर्गन बेसिकली जो है वो है लिवर। आपने 9th क्लास के अंदर आई थिंक एक फ्रॉग के अंदर पोर्टल सिस्टम पढ़ा होगा, तो उसके अंदर एक हेपैटिक पोर्टल सिस्टम आप पढ़ते हैं। हेपैटिक का मतलब लिवर होता है। मैं यहाँ पर एक डायग्राम दिखाता हूँ, ये इंसान की डायग्राम है। ये हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये जो स्ट्रक्चर है ये हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेशन कंप्लीट हो जाती है तो यहाँ पर खाना एब्जॉर्ब हो जाएगा। ये वो ब्लड लाइन जा रही है, ये ब्लड वेसल्स जा रही हैं, ठीक है। ये जाकर ये पीछे अगर आप देखें तो ये ब्लैक कलर की एक वेन के अंदर जाकर अपना ब्लड जो है वो दे रही है। ये बेसिकली कहलाती है पोर्टल वेन। ये पोर्टल वेन एंटर हो जाती है लिवर के अंदर और ये सारा का सारा जो आपने खाना डाइजेस्ट किया है उसे लिवर के हवाले करती है। लिवर जो है इसमें से ज़्यादातर को स्टोर कर लेता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता रिलीज़ करता है। तो हार्ट में जाने से पहले ये जो ब्लड है जितना भी आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से जा रहा है वापस, ये हार्ट में जाने से पहले गुजरता है लिवर के थ्रू। नेक्स्ट ही क्वेश्चन है हमारे पास, इन्होंने ये 4 दांतों की डायग्राम दी हुई है और हमें पता है कि हमारे पास 4 तरह के दांत होते हैं। सबसे सेंटर में जो होते हैं जो स्माइल जब करते हैं हम तो नज़र आते हैं, ये इंसाइजर्स होते हैं। ये बाइटिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं या ये कटिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। फिर कैनाइन्स होते हैं, ये भी ये शार्प टीथ होते हैं जो एक दोनों तरफ होता है ऊपर और एक दोनों तरफ होता है नीचे, और ये इस्तेमाल होते हैं गोश्त को काटने के लिए। तो ये बेसिकली कार्निवोर्स के अंदर बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं, हमारे अंदर इतने ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है। उसके बाद प्री मोलर्स और मोलर्स होते हैं, ये पीछे की तरफ होते हैं और इनका काम ग्राइंडिंग होता है। तो सवाल इन्होंने पूछा है कि इन चारों में से वो कौन से दांत हैं जो कटिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं रादर देन ग्राइंडिंग फूड। खाने को पीसने की बजाय कटिंग के लिए कौन से इस्तेमाल होते हैं, ये पूछा गया है इस सवाल के अंदर। तो मैंने अभी बताया आपको कि भाई ये जो 2 दांत हैं प्रीमोलर और मोलर, ये दोनों तरह के दांत जो हैं ये ग्राइंडिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो 3 और 4 जो है ये हमारा आंसर नहीं है। 1 और 2 जो है ये बेसिकली हमारे आंसर हैं, क्योंकि ये दोनों दांत जो है ये कटिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। इंसाइजर्स जो है ये हर तरह की फूड को काटने के लिए और कैनाइन स्पेशली जो है ये गोश्त को काटने के लिए इस्तेमाल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 3 सेकेंड ईयर बायोलॉजी से रिलेटेड। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ इंटर मोटर एंड सेंसरी न्यूरॉन्स इन अ रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स। देखिए रिफ्लेक्सेस क्या होते हैं। रिफ्लेक्सेस बेसिकली इनवॉलंटरी मूवमेंट्स होती हैं जो कि हमारे बिल्कुल कंट्रोल में नहीं होती, ये अचानक से होती हैं, ऑटोमेटिक होती हैं, स्पॉन्टेनियस होती हैं और हमारे बिल्कुल कंट्रोल में नहीं होती और हर बार इनका रिजल्ट जो है वो सेम आता है। फॉर एग्जांपल आपकी आंख की तरफ अगर कुछ फेंका जाए या फेंकने जैसा अमल किया जाए तो फ़ौरन जो है ये हमारी पलक झपकती है। चाहे जितनी बार भी कोशिश की जाए आप उसे कुछ हद तक तो रोक सकते हैं, लेकिन जब भी अचानक से कोई चीज़ आपके चेहरे की तरफ आती है, आंखों की तरफ आती है, तो जो पलक है वो झपकती है। सिमिलरली कभी हाथ हमारा गर्म चीज़ पे लगता है तो पीछे हटता है, हमेशा पीछे हटता है। ये प्री प्रोग्राम्ड है, ऐसा नहीं होता कि कभी आपका हाथ उसकी तरफ चला जाए, क्योंकि जो रिफ्लेक्सेस का रिजल्ट होता है वो हमेशा प्री प्रोग्राम्ड होता है। तो इन्होंने पूछा है कि भाई ये जो 3 तरह के न्यूरॉन्स हैं, इंटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन और सेंसरी न्यूरॉन, ये 3 न्यूरॉन्स जो हैं इनका रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स के अंदर फंक्शन क्या होता है। देखिए आमतौर पर भी इन तीनों का फंक्शन क्या होता है। ये हमारे पास एक अदद रिसेप्टर है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरी स्किन के अंदर ये रिसेप्टर है जो टच को डिटेक्ट करता है। किसी ने भी मुझे टच किया तो इसको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ये क्या करेगा, एक न्यूरॉन के हवाले करेगा। इस न्यूरॉन का काम है इस मैसेज को लेकर जाना ब्रेन तक। ये न्यूरॉन कहलाता है सेंसरी न्यूरॉन। ब्रेन के अंदर बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं, ब्रेन खुद न्यूरॉन्स का कलेक्शन होता है। ये तमाम न्यूरॉन्स जो ब्रेन के अंदर होते हैं ये कहलाते हैं इंटर न्यूरॉन। देखिए सेंसरी न्यूरॉन का काम था रिसेप्टर से मैसेज लेकर जाना ब्रेन तक, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। इंटर न्यूरॉन का काम होता है उस मैसेज को रिसीव करना, उसे पढ़ना, उसे समझना और समझने के बाद उसका जवाब तैयार करना, और जवाब तैयार करके ये एक और न्यूरॉन को देता है। इस न्यूरॉन को हम कहते हैं मोटर न्यूरॉन। ये जो मोटर न्यूरॉन होता है ये जवाब लेकर आता है, ये किसी न किसी इफेक्टर के पास आता है। इफेक्टर वो होता है जो कोई ना कोई रिस्पॉन्स जनरेट करेगा। वो मसल भी हो सकता है और वो कोई ग्लैंड भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल किसी ने मेरे हाथ पे हाथ रखा, अब ये इन्फॉर्मेशन यहाँ से गई, सेंसरी न्यूरॉन लेकर जा रहा है, इंटर न्यूरॉन ने इस मैसेज को पढ़ा।
जैसे ही इस मैसेज को पढ़ा तो उसने ये पता लगा लिया कि टच हुआ है बॉडी के इस पार्ट के ऊपर, और ये टच जो है ये डेंजरस नहीं था, क्योंकि अगर पेन होता मुझे तो मेरे देखने से पहले ही मेरा हाथ पीछे हट जाता, तो ये टच डेंजरस नहीं है। लेकिन अब मुझे देखना है कि ये टच जो है ये नोन का है या अननोन का, क्या मुझे हाथ रखे रहना चाहिए या मुझे हाथ हटाना चाहिए। तो बेसिकली इंटर न्यूरॉन क्या करेंगे, जवाब तैयार करेंगे, और वो जवाब क्या होगा, वो जवाब आएगा मेरी गर्दन के मसल्स के पास। तो मेरी गर्दन के मसल्स के पास मोटर न्यूरॉन मैसेज लेकर आएंगे और मैं गर्दन घुमा के देखूंगा कि किसने हाथ रखा है। तो ये बेसिकली पूरा एक रिस्पांस था। रिफ्लेक्सेस के अंदर भी इसी तरह से होता है, अगर कोई गर्म चीज़, लेकिन रिफ्लेक्सेस के अंदर बहुत फास्ट ये काम होता है। खैर, अगर आपको फंक्शन समझ आ गया तो आपको ये आंसर जो है वो पता लग जाएगा। देखिए सेंसरी न्यूरॉन पहले देखते हैं। सेंसरी न्यूरॉन का काम क्या है। पहले ऑप्शन के अंदर लिखा हुआ है टू कंडक्ट इम्पल्सेस फ्रॉम द रिसेप्टर टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये बिल्कुल सही है। इसमें लिखा हुआ है टू रिसीव द स्टिमुलस। स्टिमुलस रिसीव करने का काम किसका होता है, स्टिमुलस रिसीव करने का काम रिसेप्टर का होता है, सेंसरी न्यूरॉन का काम नहीं होता। टू कनेक्ट न्यूरॉन्स विद इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये काम इंटर न्यूरॉन का होता है। टू कंडक्ट इम्पल्सेस टू द इफेक्टर, ये काम मोटर न्यूरॉन का होता है। तो हमें इससे पता लग गया कि जो पहला ऑप्शन है हमारा यही करेक्ट है। इंटर न्यूरॉन का क्या काम लिखा है, टू कनेक्ट न्यूरॉन्स विद इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, बिल्कुल सही है। इंटर न्यूरॉन का काम है सेंसरी को कनेक्ट करना मोटर के साथ। मोटर का क्या काम है, इम्पल्सिस को यानी मैसेज को लेकर आना इफेक्टर तक, कहाँ से, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, बिल्कुल सही है। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। बुक के अंदर तीनों की डायग्राम भी बनी हुई है, एक बार जरूर देख लीजिएगा ताकि डिफरेंशिएट कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 से रिलेटेड, सेकेंड ईयर बायोलॉजी। द डायग्राम शोज द ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम, ये तो खैर सबको पता है ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम है। ये किडनीज हैं, ये यूरेटर्स हैं, ये यूरिनरी ब्लैडर है और ये यूरिथ्रा है। अच्छा, विच सब्सटेंस इज नॉट फाउंड इन द लिक्विड, लिक्विड मीन्स यूरिन, एट एक्स, इस पॉइंट के ऊपर हेल्दी पर्सन के अंदर। अगर कोई हेल्दी पर्सन है और उसका मैं इस पॉइंट से यूरेटर से थोड़ा सा यूरिन निकाल लूँ किसी भी तरीके से, मान लें, तो मुझे क्या क्या चीज़ें मिल जाएंगी और क्या क्या चीज़ें नहीं मिलेंगी। उन्होंने पूछा है इन 4 ऑप्शंस में से आपको 3 चीज़ें मिल जाएंगी उस यूरिन में, लेकिन अगर वो शख्स हेल्दी है तो इनमें से कोई एक चीज़ उसके यूरिन में नहीं होनी चाहिए। वो क्या चीज़ है, बहुत आसान है इसका आंसर। देखिए यूरिन के अंदर सबसे ज़्यादा वाटर पाया जाता है, चाहे हेल्दी हो चाहे अनहेल्दी हो, वाटर तो मिलेगा हमें, तो ये हमारा आंसर नहीं है। टॉक्सिन्स, जाहिर सी बात है यूरिनरी सिस्टम का काम ही है ये कि बॉडी से टॉक्सिन्स को रिमूव करना, तो आपको टॉक्सिन्स भी मिल जाएंगे, इसलिए ये भी हमारा आंसर नहीं है। यूरिनरी सिस्टम का काम होता है बॉडी से एक्स्ट्रा वाटर को और एक्स्ट्रा सॉल्ट को रिमूव करना, तो ये भी मिल जाएगा हमें, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। हमारा आंसर है ग्लूकोज। हेल्दी पर्सन के यूरिन के अंदर ग्लूकोज नहीं जाता। अगर किसी के यूरिन के अंदर आपको ग्लूकोज मिल रहा है, इसका मतलब वो हेल्दी नहीं है, उसे एक तरह की बीमारी है जिसे हम कहते हैं डायबिटीज़, जो शुगर की बीमारी होती है। तो शुगर के पेशेंट्स के अंदर हमें यूरिन के अंदर ग्लूकोज मिलता है, हेल्दी पर्सन में नहीं मिलता। ओके, मेल और फीमेल सी अर्चिन्स, सी अर्चिन्स बेसिकली एक तरह के एनिमल्स होते हैं, एकाइनोडर्मेटा से बिलोंग करते हैं। दे रिलीज देयर स्पर्म एंड एग्स इनटू द वाटर वेयर फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, ठीक है। हाउ कैन देयर रिप्रोडक्शन बी डिस्क्राइब। अच्छा, तो भाई इन्होंने क्या किया, अपने जो गैमेट्स हैं, स्पर्म और एग्स जो हैं ये बेसिकली गैमेट्स हैं, तो इन्होंने अपने गैमेट्स पानी के अंदर छोड़ दिए दोनों ने, और वो पानी के अंदर फ्यूज़ हो गए। फ्यूजन को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। वो कह रहे हैं भाई इनकी रिप्रोडक्शन को आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे। देखिए बहुत आसान है, जब भी स्पर्म और एग की बात हो रही है यानी गैमेट्स की बात हो रही है, तो कौन सी रिप्रोडक्शन है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर गैमेट्स इन्वॉल्व होते हैं। और अच्छा, एक और यहाँ पर क्लू क्या है, ये बात कर रहे हैं मेल और फीमेल की। देखिए ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर एक ही पेरेंट रिक्वायर्ड होता है, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है जिसमें 2 पेरेंट रिक्वायर्ड होते हैं, तो जिसमें ए सेक्सुअल लिखा है वो हमारा ऑप्शन हो ही नहीं सकता। तो इन दोनों में से कोई ऑप्शन है, ठीक है, ये दोनों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। अच्छा, अब आगे क्या है भाई, इन्होंने इन 2 ऑप्शन को अगर हम देखें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों में कह रहे हैं। आगे क्या कह रहे हैं कि भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विच रिजल्ट्स इन जेनेटिकली डिसिमिलर ऑफस्प्रिंग, और इसमें कह रहे हैं विच रिजल्ट्स इन जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग। तो देखें भाई 2 बातें याद रखें रिप्रोडक्शन से रिलेटेड। रिप्रोडक्शन की 2 टाइप्स हैं, एक को हम कहते हैं एसेक्सुअल और एक को हम कहते हैं सेक्सुअल। एसेक्सुअल में एक पेरेंट रिक्वायर्ड होता है, सेक्सुअल के अंदर 2 पेरेंट रिक्वायर्ड होते हैं। एसेक्सुअल के अंदर जो बच्चे बनते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर नॉन आइडेंटिकल बच्चे बनते हैं, यानी हम कहते हैं कि इसमें आती है वेरिएशन। देखिए एक अमीबा है या एक बैक्टीरिया है, वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, ठीक है। एक बैक्टीरिया से 1000 बैक्टीरिया बन जाएंगे, सब एक जैसे होंगे, क्यों, क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बन रहे हैं।
लेकिन जिन जिन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है उनके अंदर जो ऑर्गेनिज्म बनते हैं वो डिफरेंट होते हैं, तो जेनेटिकली डिफरेंट होते हैं। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो है लेकिन इसके नतीजे में जो बच्चे बनेंगे वो एग्जैक्टली एक जैसे नहीं होंगे। हम भी जो प्रोडक्ट हैं, हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोडक्ट हैं, तो हम भी अपने बहन भाइयों से और इवन अपने पेरेंट्स से डिफरेंट नजर आते हैं बिकॉज वी आर अ प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 80, विच वर्टिब्रेट ग्रुप हैव स्केली स्किन। बहुत आसान है। देखें, सबसे पहले तो एम्फीबियंस, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि इनकी स्किन के ऊपर कोई कवरिंग होती नहीं है। इनको हम कहते हैं इनकी नेकेड स्किन होती है। अगर आपने कभी फ्रॉक को पकड़ा हो तो बेसिकली उसकी स्लाइमी सी स्किन होती है। क्यों? वो एक स्टिकी सी सीक्रेशन क्यों प्रोड्यूस कर रहा है? ताकि अपनी स्किन को मॉइस्ट रख सके, वरना वो ड्राई होकर मर जाएगा क्योंकि उसकी स्किन के ऊपर कोई कवरिंग ही नहीं है। तो ये दोनों तो हो ही नहीं सकते। अच्छा, तीसरे ऑप्शन के अंदर फिशेस लिखा है, फिशेस बिल्कुल सही ऑप्शन है, लेकिन मैमल्स लिखा है। मैमल्स की स्किन के ऊपर स्केल नहीं होते। आप अपनी स्किन देख लें, कहाँ पर है स्केल्स? हमारी स्किन जो है वो कवर्ड होती है बालों से, ठीक है। तो मैमल्स का फीचर होते हैं हेयर। तो लास्ट बच गया फिशेज एंड रेप्टाइल, बिल्कुल सही है। फिशेज और रेप्टाइल्स दोनों की स्किन जो है वो कवर्ड होती है स्केल्स।